अब एक दूसरी बड़ी खबर जो हमारे घरेलू राजनीति से जुड़ी हुई है कि कैसे विपक्षी एकता होगी और विपक्ष एकता की जो रणनीति बनाई जा रही है क्या वो मजबूती से दिखेगी। मजबूत विपक्ष देश के लिए अच्छा होता है, लेकिन मजबूर विपक्ष देश के लिए नुकसानदेह। हम चाहते हैं कि देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हों ताकि देश के विकास के पथ पर आगे और बढ़ा जा सके। 2024 की बिसात बीत चुकी है। कर्नाटक चुनाव 24 का सेमीफाइनल है, इसलिए तो चुनाव के खत्म होते ही विपक्ष की दिल्ली में बड़ी बैठक है। क्या यह बैठक विपक्षी एकता को एक मंच पर इकट्ठा करेगी? एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी सीटों की बलि देंगे? ये सारे सवाल उस विपक्षी बैठक में उठेंगे, या सिर्फ ये बैठक चुनावी मंथन के नाम पर महज औपचारिकता पूरी कर लेगा? क्योंकि फिलहाल विपक्ष कहीं से भी सत्ता पक्ष को टक्कर देता दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं कि जब भी नेतृत्व सशक्त होता है, विपक्ष का कद छोटा हो जाता है, और मौजूदा समय में भी विपक्ष इसी हैसियत में दिख रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी तो विपक्ष में गिनी चुनी पार्टियां ही बची थीं, लेकिन इंदिरा गांधी को हराने के लिए सारा विपक्ष लामबंद हुआ था। क्या उसी तरह आज की तारीख में सारा विपक्ष लामबंद होगा? कर्नाटक के मतदाताओं से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। बीजेपी नई सरकार चुनने के लिए जनता से अपील कर रही है कि डबल इंजन के कामकाज और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर वोट दें। बीजेपी के लिए हर क्षेत्र से मोदी ही उम्मीदवार हैं और मोदी ही सबसे बड़े वहां चेहरे भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता इसका एक बड़ा कारण है। आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों के पास क्या एक ऐसा कोई आम नेता उम्मीदवार चेहरा है जो इस चेहरे को टक्कर दे सके? उसका जवाब फिलहाल नहीं है जिसके पीछे वे चलने को तैयार हों। लेकिन क्या इसका विकल्प है? आज हम आपको कांग्रेस और विपक्षी एकता के इसी गणित को समझाएंगे, जो होना मुश्किल है, फिर भी विपक्ष की कोशिश बदस्तूर जारी है। दरअसल सभी दलों को चिंता है अपनी अपनी सीटों कि गठबंधन में कहीं हमारी सीटें कम ना हो जाएं, इसलिए हर पार्टी पहले अपना हित देख रही है। विपक्षी दल 1977 की तरह जनता पार्टी की तरह एकजुट होना चाहती है। आज एकजुट होकर किसी एक नई पार्टी का गठन नहीं वो करना चाहती है, लेकिन ऐसा ताना बाना बुनना चाहती है जिसमें सारे विपक्षी दल खुद को समाहित कर ले और सीट शेयरिंग के नाम पर कहीं ना कहीं एकजुट होकर दिखे भी। वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कर्नाटक चुनाव के बाद जो विपक्षी एकता की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है उसमें तय होगी या उस पर पहल होगी। कोई भी विपक्षी दल किसी राज्य की पूरी जगह किसी अन्य दल को नहीं सौंपेगा। मना करने की अपील के बावजूद आपने उत्तराखंड यानी आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 2022, कर्नाटक में 2023 और तृणमूल कांग्रेस ने गोवा में 2022 में चुनाव लड़ा, जबकि कुल विपक्षी एकता वांछनीय है। यह संभव नहीं लगता है कि यह हो पाएगा। इसलिए आसान गणित यही है कि जो पार्टी जिस राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर है उसे उस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मिलें। और इस चीज की चर्चा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेताओं ने की भी है। इस हिसाब से कांग्रेस को पर्याप्त सीटें मिल जाएंगी और बाकी के विपक्ष को सम्मानित सीटें मिलेंगी। कैसे ये सीटें मिलेंगी ये आपको हम समझाते हैं। अनेक राज्यों में बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल से अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि जिस बीजेपी के पास 302 लोकसभा सीटें हैं, कुल लोकसभा सीटें 543 हैं। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के पास 52 सीटें हैं। 20 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस प्रमुख दल है, और यदि कांग्रेस विपक्षी एकता बनाकर सिर्फ इन्हीं राज्यों में सम्मानजनक सीटें हासिल कर ले तो भी कांग्रेस वैध तरीके से करीब 209 सीटों पर भाजपा के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व करने की उम्मीद कर सकती है। इसी तरह सपा, तृणमूल कांग्रेस, राजद, जनता दल यू, द्रमुक, बीआरएस और आम आदमी पार्टी से कोई अन्य विपक्षी दल करीब 225 सीटों के नेतृत्व में अपनी लड़ाई लड़ सकता है। 3 राज्यों में 2 या 3 दल भाजपा को चुनौती देने के लिए नेतृत्व करने की स्थिति में है। 53 सीट वाले 7 राज्यों में विजेता पार्टी भाजपा की गुप्त सहयोगी हो सकती है। फिर से आसान तरीके से इसे समझिए। 209 सीटों पर कांग्रेस प्रमुख दल है, 225 सीटों पर बाकी विपक्षी दल, 53 पर बीजेपी के दोस्त और 56 जहां सिचुएशन मैटर करेगी कि कौन कहां जाएगा, यानी कौन वहां मजबूत रहेगा। यदि विपक्ष एक साथ आए और अपने मन से लालच निकाल दे तो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन
विपक्ष के अंदर एक वहम है या ये कहें कि अहंकार है कि हम क्यों झुकें? यानी हर पॉलिटिकल पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी भी है, वो राष्ट्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस है, उसके आगे अपना हित सर्वोच्च रख रही है। हाँ, उनकी सीटें कम क्यों हो जाएं? इसलिए विपक्ष के खिलाफ ये एकजुट नहीं हो पाते, जिसका फायदा बीजेपी को गोवा में, गुजरात में और दूसरे अन्य प्रदेशों के चुनाव में मिला। और कहें तो इसी का फायदा 2024 के तहत भी मिलने की उम्मीद बीजेपी को दिखती है। आज विकल्प एक विपक्षी एकता मंच और एक विपक्षी एकता मंच को प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को समाहित करने की है, दूसरे को रियायत देने और दूसरों के द्वारा दी गई रियायतों से लाभ प्राप्त करने की है। लेकिन क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण ये सब पार्टियां आपस में गठबंधन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इस पे सवाल लगातार हो रहे हैं। केजरीवाल हो या ममता, अपने राज्य में कोई भी कांग्रेस को क्या सीटें देगा? क्या कांग्रेस यहां मजबूत है और वहां अपने विपक्षी दलों के लिए सीट छोड़ेगी? यूपी की 80 सीटों पर भी अखिलेश और मायावती या जयंत चौधरी, ये तमाम लोग कांग्रेस को भाव देंगे? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस का कोई जनाधार बचा नहीं है। तो वहीं 80 सीटों में कांग्रेस चाहेगी कि उसे सम्मानजनक सीटें मिली, जो होना नामुमकिन सा लगता है। इसलिए ना केजरीवाल, ना ममता और ना ही केसीआर कांग्रेस को सीट देने वाले हैं, वो भी सम्मानजनक तौर पर। यानी 2-4 सीटें तो राज्यों में मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने की जो हैसियत रखती है, उस हैसियत से क्या जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो कांग्रेस को एकोमोडेट करेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। जब ये खुद के राज्य में सीट देंगे नहीं, तो इनका जनाधार जहां है वहीं सीट नहीं दे रहे हैं, तो कांग्रेस इन्हें सीट क्यों देगी? जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस इन्हें सीट क्यों देगी? यहां पर ही एक ऐसी चीज आती है जिसे कहते हैं राजनीतिक तौर पर त्याग, और जो समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस ने इस दिशा में एक पहल की है और तमाम विपक्षी दल उस पहल को क्या आत्मसात करेंगे? क्योंकि जिस तरह केसीआर का बयान आया है कि वो विपक्षी एकता तो चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं, तो फिर नेतृत्व किसका होगा? ये दूसरा सवाल होगा, जिस सवाल का जवाब फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार इसको लेकर काफी कवायद कर रहे हैं और उन्हीं की अगुवाई में अगली बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे बुलाने वाले हैं। दिल्ली में केजरीवाल के बंगले पर हुए सियासी हमलों में कांग्रेस के अजय माकन और संदीप दीक्षित केजरीवाल पर कोई भी टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं। यही नहीं, प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब के कांग्रेस के नेता हैं, वो भी आम आदमी पार्टी पर लगातार मुखर हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं। इन नेताओं ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया जा सकता। तो क्या कांग्रेस अपने ही लीडरों की अनदेखी कर समझौता करेगी? यही हाल पश्चिम बंगाल में है, जहां अधीर रंजन चौधरी खुलकर ममता बनर्जी की मुखालफत करते रहते हैं। कांग्रेस का गठबंधन वहां लेफ्ट के साथ रहा है, तो यूं कहें कि विपक्षी एकता फिर तार तार होगी। वो अलग बात है कि ये सीबीआई और ईडी के मामलों पर सरकार के खिलाफ एकजुट होकर सरकार को घेरेंगे। लेकिन क्या ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल उठता ही रहेगा।